नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है दोस्तों। वहां पर अपन ने कोशिका और कोशिका विज्ञान के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। जितने भी उससे प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी प्रश्न उससे आने की संभावना है उसको अपन ने काफी अच्छे से कर लिया है। जो लोग नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वाली क्लास को देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1। आज प्रैक्टिस सेट 2 है। जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि आज अपन जो है चर्चा करेंगे वो करेंगे मुख्यतः डीएनए पर और जैव विकास पर, क्योंकि डीएनए और आरएनए से संबंधित प्रश्न जो है वो देखा गया है दोस्तों पटवारी वाले में और आबकारी वाले में कि लगातार पूछे जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इस वाले टॉपिक को अपन कवर करते हैं। और हाँ, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही क्लास समाप्त होगी तो टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। सबसे पहले ये कल कुछ प्रश्न थे दोस्तों, वो रह गए थे, उन पर थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है, 3 से 4 प्रश्न हैं। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? एक ये प्रश्न था दोस्तों। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। अपन ने कोशिका को बहुत अच्छे से किया, है ना। दो क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें सेंट्रोमियर कहा जाता है। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ होती है दोस्तों? तो ये कहाँ पर होती है? केंद्रक में होती है। इसकी कुछ मात्रा माइट्रोकांडिया में और हरित लवक में भी होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ होती है। तो केंद्रक लगा देंगे। प्रश्न की प्रकृति इस तरीके से भी हो जाती है कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो माइट्रोकांडिया, हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है या क्लोरोपास्ट कहा जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लें, नहीं तो हरित लवक की जगह क्लोरोपास्ट आ जाए तो आप लोग परेशान हो जाएं। यही क्लोरोपास्ट है। कल अपन ने इस पर भी चर्चा की थी। यह किस में आता है दोस्तों? अपन लोगों ने हरित लवक की चर्चा की थी, है ना। इसी में मैग्नीशियम का भी एक अणु पाया जाता है। भोजन बनाने का कार्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसी हरित लवक का होता है। ठीक है। ज्यादा सा आ जाएगा तो क्लोरोफिल 2 इसमें पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल 2। ठीक है। चलिए, डीएनए क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब यहां से अपन डीएनए और आरएनए के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन दोस्तों विश्वास मानिएगा कि यहां से बाहर नहीं जाएगा। पहले जो कि प्रश्न किस तरीके के बनेंगे उस पर चर्चा कर लें, फिर इसके पूरे मॉडल पर अपन चर्चा करेंगे। तो डीएनए क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब बहुत सारा। किसी भी चीज में जब पॉली लग जाता है तो ज्यादा से उसका एक तरीके से संबोधन होने लगता है। पॉली न्यूक्लियोटाइड, इनको न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अगर देखा जाए तो ये मुख्यतः, अगर देखा जाए, अभी अपन ने चर्चा की कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे ये कोशिका हो गई तो यह केंद्रक में मुख्यतः पाया जाएगा। साथ साथ हरित लवक और माइट्रोकांडिया में भी पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में मुख्यतः पाया जाता है। क्लियर। डीएनए में कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं दोस्तों? ये क्षार अम्ल और क्षार वाले हैं, याद रखिएगा। तो क्षार को हम बेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस, है ना। तो कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं? प्रश्न यहीं से आ जाता है। 4 प्रकार के। एडिनिन यानी ए, गुआनिन यानी जी, थाइमीन, थाइमीन है ये, थाइमीन यानी टी, और साइटोसिन यानी सी। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस क्षार जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर। एडिनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन। अब याद रखिएगा, यहीं से मैं आपको बता दूं ताकि आपके दिमाग में एक चित्र बन जाए। ये जो थाइमीन है ना दोस्तों, ये थाइमीन की जगह जब यूरेसिल आ जाता है, क्या आ जाता है? यूरेसिल, यूरेसिल, तब उसी को हम आरएनए बोल देते हैं। समझना, क्या बोल देते हैं? आरएनए। यानी कि डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। बस आरएनए जो होता है उसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? थाइमीन की जगह दोस्तों यूरेसिल आ जाता है। एक इस बात को नोट करिएगा। अभी अपन आते हैं मॉडल पे भी देखेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे इसको। एडिनिन सदैव किससे जुड़ा होता है? एक ये प्रश्न बार बार आता है दोस्तों। अभी अपन ने पढ़ा ना जो 4 क्षार थे, तो एडिनिन सदैव किससे जुड़ा होता है? तो एडिनिन सदैव थाइमीन से और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा होता है। अभी ये याद हो जाएगा आपको एक ट्रिक से। एडिनिन व थाइमीन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध और साइटोसिन व गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। क्लियर। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे? ए टी,
GC। यही ट्रिक है, इसको याद कर लें। 2 सबसे पहले आएगा, फिर 3 आएंगे। क्लियर? तो यहां पर 2 और ये 3, गिनती भी गिन लें, 1 2 3। क्लियर? 3। तो एडिनिन हमेशा थाइमिन से, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? प्रश्न यही पूछ लेता है वो कि इन दोनों के बीच हाइड्रोजन आबंध कितने होंगे, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन आबंध है वो कितने होंगे। तो ये प्रश्न आ जाएगा। दूसरा, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है दोस्तों, तो यूरेसिल होता है। यहां पर यू लिख दिया तो यूरेसिल होता है। ये क्लियर हुआ। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलेक्सी मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों 1953 में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने। इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने। और इसी काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। एक तो ये प्रश्न आएगा। अब एक प्रश्न और आता है कि डीएनए का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। तो वो नाम है कार्ल्स वर्ग। क्या नाम है? कार्ल्स वर्ग। किसने किया है? कार्ल्स वर्ग ने। क्लियर? तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल, ये इस तरीके से होता है। यहां पर मैं छोटा सा बना देता हूं, इस तरीके से होता है, ये है ना, इस तरीके से होता है। तो इसका जो प्रतिपादन है वो किया था वॉटसन एवं क्रिक ने। क्लियर है? इसके बारे में शुरुआत में अध्ययन कार्ल्सबर्ग ने किया सर्वप्रथम। इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि आरएनए की खोज किसने की, है ना, आरएनए के बारे में किसने बताया। तो जेडी वॉटसन और इसके बाद आर्थर अर्ग। ये याद रखें, जेडी वॉटसन और आर्थर अर्ग। आर्थर अर्ग, दोनों नाम को आप याद रखें। कहीं कहीं जेडी की जगह जेम्स वॉटसन भी आ जाता है। क्लियर? इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, वॉटसन को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? तो यहां से 3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करेगा। जीन इसकी इकाई है, साथ ही यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। समझिएगा, डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है, यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करेगा। आनुवांशिक क्रियाएं क्या होती हैं? आनुवांशिक क्रियाएं होती हैं कि जो पिता में है कुछ ऐसे गुण, वही पुत्र में आएंगे, पुत्र के बाद फिर उसके पुत्र में आएंगे। यही आनुवांशिक क्रियाएं होती हैं। समझना, जो खानदानी है एक तरीके से, वही आनुवांशिक क्रियाएं होती हैं। जीन इसकी इकाई है, साथ ही साथ यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ये हो गया डीएनए का कार्य। आरएनए क्या कार्य करता है? आरएनए जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। अब ये बना रहे हैं प्रोटीन पे भी, तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए का जो द्वितीयक कार्य है, सेकेंडरी वर्क है, वह है प्रोटीन के संश्लेषण को ही नियंत्रित करना। यहां तक आपको समझ में आया? अब अपन एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि डीएनए किस तरीके का होता है। क्लियर? यहां से समझ में आएगा। अभी तक तो जो बातें थी वो किताबी बातें थी दोस्तों। तो चलिए अब अपन चालू करते हैं। ये हो गया डीएनए। क्लियर? अब यहां से आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ये होता है एक जगह फॉस्फेट, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक? इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है सुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है? सुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। क्लियर? ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरेडेमीन। आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए मुख्यतः
किस किसके मिलकर बना होता है? तो आप बोलेंगे कि 3 चीजों से। पहला शुगर से मिलकर बना होगा, दूसरा नाइट्रोजन बेस होता है और तीसरा फास्फेट होता है। अब याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जब तत्व की बात आती है तो लड़के नाइट्रोजन लगा देते हैं, नाइट्रोजन गलत है। नाइट्रोजन बेस इसका मतलब यहां पर क्षार अम्ल से है, और तत्व की बात आ जाएगी तो आप फास्फोरस लगाएंगे, क्योंकि यहां फॉस्फेट है। क्या है? फॉस्फेट। तो क्या लगाएंगे? फास्फोरस। एक चीज तो ये आप क्लियर कर लें। क्लियर हो गया। अब शुगर की यदि हम बात कर लेंगे तो कौन सी शुगर पाई जाती है? नाम से ही जैसे विदित है, डीएनए, डी राइजो डी ऑक्सी राइबो, ये जो शर्करा है वह शुगर इसमें पाई जाती है, डी ऑक्सी राइबो। क्लियर? तो डीएनए से आप लोग समझ जाएंगे। डी ऑक्सी राइबो शुगर इसमें पाई जाती है। क्लियर? अब है प्यूरिन और पायरेडिमिन, इनको याद करना जरूरी है। ए जी टी सी, वही बात आ गई जो अब भी मैंने किताब में समझाया था, अब आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। एडिनिन सदैव थाइमिन से, ग्वानिन सदैव साइटोसिन से जुड़ा होता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, यदि इसी थाइमिन को हम हटाकर यहां पर यू कर दें, यूरेसिल, तो क्या आ जाता है? आरएनए आ जाता है। आरएनए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। किस तरीके से करता है अभी अपन आगे चर्चा करेंगे। डीएनए का मुख्य कार्य क्या था? आनुवांशिक गतिविधियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, ये डीएनए का काम था। क्लियर? अब ये डीएनए होता क्या है इसको और समझ लें एक बार। जिस प्रकार से केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, देखिए ये यहां पर इस तरीके से गुणसूत्र होते हैं, समझिएगा। ये इस तरीके की संरचना होती है दोस्तों, और ये हमेशा जोड़े में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एक तरीके से देखा जाए तो जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि ये जो एक तरफ है ये एक गुणसूत्र है, और ये जो एक तरफ है ये दूसरा गुणसूत्र है। क्लियर है? इस प्रकार से मानव शरीर में 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अब आप समझिए, ये जो है यहां से इस तरीके से यदि इसको थोड़ा सा खींच दिया जाए, यानी कि थोड़ा सा खींच दिया जाए, तो यही डीएनए है। क्या है? डीएनए है। इसको और खींच दिया जाए इस तरीके से, समझिएगा, ये तब ये जो आ जाते हैं ये इस तरीके से, ये जो होते हैं ये होते हैं जीन। यानी कि यदि मैं गुणसूत्र की बात करूं, डीएनए की बात करूं, जीन की बात करूं, तो तीनों एक ही बात है। समझ गए? बस अगर इनमें कुछ अंतर है तो वो है इनके ग्रुप का अंतर। जीन जब बहुत सारे मिले तो डीएनए बना, डीएनए जब बहुत सारा मिल गया तो गुणसूत्र बन गए, और गुणसूत्र कितने हो गए? 2। समझ गए? इस एक ही वाले को निकाला है। इस प्रकार इसको भी खींच देंगे तो यहां भी हो जाएगा, इसको खींच देंगे तो यहां हो जाएगा, इसको खींच देंगे तो यहां हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए कि क्या है डीएनए, और यहीं से एक आरएनए का निर्माण हो जाता है, जो कि अस्थाई होता है। कुछ देर के बाद आरएनए की समझा श्रृंखला अपने आप अलग हो जाती है, जिसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। एक चीज और, आरएनए द्विकुंडलित नहीं होता, उसमें सिर्फ एक होता है, इस तरीके से, बस इसको याद रखें। ये हो गया अपना क्या? आरएनए। क्लियर? मान लीजिए यहीं से अपन ने निकाल दिया आरएनए को, क्योंकि इसी से संश्लेषित होता है, तो ये निकल गया आरएनए। इसमें 2 कुंडली नहीं होती, सिर्फ एक होती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये पूरा डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का मुख्य कार्य है अनुवांशिक गुणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन को बनाना। अब कैसे होता है ये सब, अब अपन आगे देखते हैं। चित्र से आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक अपन ने कर लिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो ये हरगोविंद खुराना। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इनको सिर्फ आप इससे याद रख लें, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला शब्द जैसे ही आ जाए तो हरगोविंद खुराना, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल गया है। आप लोग सन बताना कब मिला था, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। आरएनए का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। संश्लेषण का ही मतलब निर्माण होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आरएनए डीएनए में किस मामले में अलग है? अब दोनों के अलग पे पूछ रहा है, तो आरएनए में नाइट्रोजन बेस, समझिए नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। जो नाइट्रोजन बेस है, अरे अपन ने चर्चा की ना भाई अभी, यहाँ ये है नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। मैं इस पर ज्यादा गौर इसलिए कर रहा हूं दोस्तों बार बार, क्योंकि प्रश्न आता है और नाम बिल्कुल आसपास में ऐसे हैं। अब हमने तो काफी बार पढ़ रखा है तो लगा देते हैं उसका आंसर, लेकिन जिसने जो नई बार पढ़ता है तो उसको सब मिक्स हो जाते हैं, वो सब तो गलत कराते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं?
अब ये प्रश्न है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है rRNA, एक होता है tRNA, एक होता है mRNA। mRNA को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, है ना, मैसेंजर संदेशवाहक। tRNA को बोलते हैं एक तरीके से ट्रांसफर आरएनए, जो संवहन करेगा, यहां से वहां करेगा, ट्रांसफर आरएनए। और rRNA राइबोसोम आरएनए होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इन तीनों के कार्य भी आते हैं दोस्तों। mRNA का मुख्य कार्य क्या है? यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। अभी अपन अमीनो अम्ल पे आएंगे कि अमीनो अम्ल बीच में कहां से आ गए, अभी समझते जाइए आप। mRNA का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रक के बाहर, मान लीजिए ये केंद्रक है, ये है केंद्रक। अब केंद्रक के बाहर यहां पे है कौन? mRNA। और केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनेगा। ये कहेगा कि यार जो अमीनो अम्ल मेरे काम के हैं मैं उनको ले लेता हूं। ये किसने किया? एम ने किया। tRNA क्या करेगा? देखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाता है, जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया ही ट्रांसलेशन कहलाती है। अब देखना, एम ने क्या किया कि जितने भी अमीनो अम्ल उसको आवश्यकता थी उसने ले लिए, है ना। देखिए, एम ने क्या किया, यहां से पूरे अमीनो अम्ल ले लिए, लेकिन ये यहीं बैठा हुआ है, जा नहीं रहा कहीं। इसने कहा किससे? टी से, कि भैया अब जाओ तुम इसको लेके पहुंचो। किसके पास से पहुंचना है? राइबोसोम के पास में। तो ये जो टी है ना, ये जा रहा है किसके पास में? राइबोसोम के पास में। राइबोसोम यहां पर है, अब टी यहां पर पहुंच जाएगा और ये इसको देता जा रहा है। टी ने पहुंचा राइबोसोम के पास और राइबोसोम ने फिर उसका निर्माण कर दिया। ये देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो यह राइबोसोम पर लगे रहते हैं, वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो तीनों ने अपना काम कर दिया। अब ये लेकर क्या जा रहे थे? अमीनो एसिड। अब इसको यहां से समझिए, हमारे शरीर में 10 प्रकार के एमिनो एसिड अपने आप होते हैं, जिनको हम अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें बाहर से नहीं रहती, ये अपने आप हमारे शरीर में है। कितने? 20। कितने? 10। क्लियर? 10 जो है वो अनावश्यक कहलाते हैं। आता है प्रश्न, इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों, अनावश्यक एसिड या एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड। और 10 ऐसे होते हैं जो आवश्यक, जो हमको भोजन से प्राप्त होते हैं, ये हमको बाहर से प्राप्त होंगे। पहचानना ना पहचानना किसका काम है? एमआरएनए का। जब पहचान लिया तो टीआरएनए ले जाएगा और आरआरएनए मिलकर फिर बना देगा। क्या बना देगा? ये 10 और 10 मिलकर 20 एमिनो एसिड हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 20 एमिनो एसिड, और इनसे एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। क्लियर? अब आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है और डीएनए का मुख्य कार्य क्या है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। कोई समस्या हो कमेंट में बताइएगा, अगली वाली क्लास में उस समस्या को समाधान उस समस्या का कर दिया जाएगा। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है? देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। समझ लीजिए, डीऑक्सीराइबोज अपन ने यहां पर चर्चा की थी ना भाई। ये देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में खाली राइबोज शर्करा होती है। तो यहां पर आप लोग यहां देख लें, जैसे शुगर की मैंने चर्चा की, ये शुगर है, शुगर यानी शर्करा। तो इसमें कौन सी होगी? डीएनए में। तो डीएनए में होगी डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में कौन सी होगी दोस्तों? आरएनए में राइबोज, राइबोज। क्लियर है ना? चलिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी, आरएनए में राइबोज शर्करा। डीएनए में बेस एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होंगे, जबकि आरएनए में बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की विशेषताएं लिखिए। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें लवक पाया जाता है। कोशिका भित्ति तो आप लोग समझ ही गए, सेल वॉल। क्लियर है? और इसमें लवक पाया जाता है। अभी अपन ने हरित लवक की बात की थी, है ना। वर्णी लवक, आवर्णी लवक और हरित लवक, 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं ना, तो वो पाए जाते हैं इनमें। तारक काय अनुपस्थित होता है? सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। क्लियर? रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होंगी और आकार लगभग आयताकार होगा। तो आप लोग आयताकार के इस प्रकार से इसका जो आकार है वो होता है। क्लियर है? जंतु कोशिका की विशेषताएं लिखिए। आती हैं दोस्तों, इसीलिए इनकी विशेषताएं लिखी गई हैं। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी सेल वॉल इसमें नहीं होती। लवक अनुपस्थित होता है, लवक नहीं होता इसमें। तारक काय उपस्थित होगा, यानी जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम
जिसकी खोज बोबेरी ने की थी वह इसमें उपस्थित होगा। रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार। जो जंतु कोशिका होती है वह वृत्ताकार होती है। कल अपन ने देखा था कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वो कोशिका का विभाजन अलग है, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका का विभाजन अलग है। एक कोषीय जीव, बहुकोषीय जीव, वो विभाजन अलग है। तीनों बातें अलग अलग हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब कोशिका का विभाजन। कोशिका के विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो 1855 विरचाउ ने। अब ये जो कोशिका का विभाजन हो रहा है ना दोस्तों, ये कोशिका का विभाजन वो एक कोशी बहुकोशी वाला नहीं है। अब इसको समझिए आप अच्छे से। कोशिका के विभाजन को सर्वप्रथम विरचाउ ने देखा। अब यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बारीकी प्रश्न बनते हैं, आदमी इससे नहीं बन पाते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं होती तो। कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? पहले तो ये समझ लें, 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अगर देखा जाए तो ये अविकसित कोशिकाओं में होता है। किनमें? अविकसित कोशिकाएं, जीवाणु हो गए, नीलहरित शैवाल हो गए, बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए। समसूत्री विभाजन हमारी कायिक कोशिकाओं में होता है। सोमैटिक सेल, कायिक कोशिकाएं मतलब जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जैसे कि अभी आप अपने हाथ को देख लें, उन हाथों में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, हाथ में, शरीर में, पांव में, सब जगह, मतलब जो शरीर से संबंधित हैं, कायिक से संबंधित हैं, सोमैटिक हैं, उनमें विभाजन होगा तो वो हो गया समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें? जनन कोशिकाओं में होता है। क्लियर? अब एक बात और याद रखें कि जो समसूत्री विभाजन है इसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी और ये वाली अपने आप थोड़ा पीछे सरक जाएगी, उनकी जगह ये दोनों ले लेंगी। ठीक है, यानी कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगी, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। एक ये बन गई, एक ये बन गई। क्लियर? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, 4 डॉटर सेल बनती हैं। क्लियर? 1 2 3 4, ये बेसिक चीजें हैं। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। अब इसी को अपन किताबी रूप में पढ़ लो। असूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होगा? यह विभाजन अविकसित कोशिकाएं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजुआ में होता है। क्लियर? एक प्रश्न यहां से क्लियर हुआ। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका, सोमैटिक होती है दोस्तों, याद रखिएगा, सोमैटिक सेल में होता है। जंतु कोशिका में सबसे पहले इसे वोल्थेर फ्लेमिंग ने देखा। ये याद रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन किसने देखा है? तो वोल्थेर फ्लेमिंग ने। किसने? वोल्थेर फ्लेमिंग ने, जंतु कोशिका में। ठीक। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटा जाता है? अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटा जाता है? तो 5 चरणों में दोस्तों। ये चरण जो है वो आते हैं, क्यों आते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ये जो दोस्तों पश्चावस्था है ना, इसको याद रखिएगा, प्रश्न इससे आता है। अब कैसा आता है देखिए, अभी बताता हूं। इस विभाजन के फलस्वरूप जब समसूत्री विभाजन हो जाता है तो एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा, यानी एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेलों का निर्माण हो गया। प्रत्येक संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर ही होती है। ये याद रखिएगा कि जो 2 बन गई ना, उनमें भी उतने ही गुणसूत्र होंगे दोनों में जितने की इसमें थे। क्लियर? समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। कौन सी अवस्था दोस्तों? पश्चावस्था समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी होती है। इसको इंग्लिश में एनाफेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, याद रखिए, एनाफेज। क्लियर? इसको याद रखिएगा, पश्चावस्था छोटी होती है और यह 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। 3 मिनट इसमें लिखा है, लेकिन 2 से 3 मिनट लगते हैं और कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों जनन कोशिकाओं में होता है। किन में होता है? जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो बीजमैन ने की थी इसकी खोज। इसको नाम किसने दिया है? फार्मर और मूरे ने। देखिए, सबसे पहले बीजमैन को आप लोग याद रखें, बीजमैन ने की इसकी खोज, फार्मर और मूरे ने दिया इसको नाम, तथा इसका विस्तृत अध्ययन जो था वह स्टार्सबर्गर ने 1888 में किया। इन तीनों नामों को आप लोग याद रखिएगा, बीजमैन, फार्मर एवं मूरे, और विस्तृत अध्ययन स्टार्सबर्ग ने किया। क्लियर?
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? ये 2 चरणों में होता है दोस्तों, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री और समसूत्री में अगर मेन अंतर देखा जाए तो समसूत्री तुरंत हो जाता है, अर्धसूत्री में समय लगता है। क्लियर? क्योंकि ये जनन कोशिका है और इससे नई कोशिका का जन्म होता है। अब समझिए कैसे। अर्धसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होंगी? इन अवस्थाओं को याद रखिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, पीएमएटी। क्लियर? याद रखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, है ना। चलिए अब समझिए, प्रोफेज फर्स्ट कितने चरणों में पूरा होता है? यहां से भी आ जाता है प्रश्न। 5 चरणों में। जो एसआई वाले बंदे होंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उनमें अक्सर ये प्रश्न आते हैं। 5 चरणों में। किसमें? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। आपको 2 चीजें याद रखनी है। याद रखिए, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाओं को याद कर लीजिए और प्रोफेज फर्स्ट कितने चरणों में पूरा होता है, इनको भी आप याद कर लीजिए। ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्लियर? इनसे प्रश्न पूछा जाता है, बस इसके आगे आप लोग मत याद करिए, इसके आगे नहीं पूछा जाता है। लेप्टोटीन अलग कंडीशन है, जाइगोटीन अलग है, पैकोटीन अलग है, डिप्लोटीन अलग है, डाइकिनेसिस अलग है। इनमें अलग अलग बताते हैं गुणसूत्र कब छोटा हुआ, बड़ा हो गया, उससे फिर 2 बन गए, मतलब इस तरीके का पूरा होता है इसमें। क्लियर? लेकिन इसको अपन को याद नहीं करना है, सिर्फ कौन कौन से चरण होते हैं इनसे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से कितनी अन्य कोशिकाएं बन जाती हैं दोस्तों? तो 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसको आप लोग याद रखें। क्लियर? अर्धसूत्री विभाजन में समझ गए ना इस बात को? चलिए, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में मुख्य अंतर क्या है? अब ये जो मुख्य अंतर है इसको हम देख लेते हैं। 6 अंतर हैं दोस्तों। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होगा, शरीर की कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होगा। समसूत्री विभाजन में कम समय लगेगा, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगेगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 बनेंगी। समसूत्री विभाजन जनक जैसे गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होगी। समझिए, ये बात समझने वाली है। क्या कह रहा है कि समसूत्री विभाजन जनक जैसे गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होगी। यानी कि जो आपका हाथ है, उस हाथ में आपने देखा कि एक कोशिका से जो 2 कोशिकाएं बनी हैं, तो इसमें कोई दूसरा बंदा तो आया नहीं है कि दूसरे बंदे की कोई कोशिका आई हो, है ना। तो इसमें आनुवांशिक गुणों की जो विविधता है वो नहीं होगी। यानी जैसा कि वो कोशिका बनी है वैसी ही 2 कोशिकाएं बनेंगी। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जनकों के भिन्न गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि उसमें नर मादा 2 आ जाते हैं दोस्तों। तो जब 2 गुणसूत्र हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उनमें आनुवांशिक विविधता आ जाती है ना। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आता है किसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और किसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। चलिए अब अपन आते हैं जैव विकास पर। ये अपन लोगों ने देख लिया विभाजन का, ठीक है। जैव विकास को देखते हैं। जैव विकास किसे कहा जाता है? प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाती है। समझिए क्या अच्छी लाइन लिखी हुई है। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा, यानी कि परिवर्तन भी होता जा रहा है, अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाती है। जैव विकास से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? सीधा आता है प्रश्न दोस्तों। लेमार्क किससे संबंधित हैं? डार्विन किससे संबंधित हैं? बेलेस किससे संबंधित हैं? डीब्रीच किससे संबंधित हैं? तो चारों को याद रखिएगा। समजात अंग कौन कौन से कहलाते हैं? प्रश्न आता है दोस्तों। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं। सुनिएगा, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं। अंग तो आसमान दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनकी मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण चमगादड़ के पंख, उनके पंख देखेंगे। घोड़े की अगली टांगे, बिल्ली का जो पंजा है वो मनुष्य का हाथ है, और सील के फ्लीपर। यदि आप इन सबको देखेंगे तो इनकी बनावट एक जैसी होती है, पर कार्य सबके अलग अलग हैं। चमगादड़ पंख उड़ने के लिए करेगा, घोड़े अगली टांगों से उड़ जाते हैं, बिल्ली पंजे से अलग काम करेगी, मनुष्य अपने हाथों से अलग कार्य करता है, सील के फ्लीपर तैरने के काम आते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये होते हैं समजात अंग। अब आएंगे समरूप अंग।
ऐसे अंग जो समान कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण दिखते तो समान हैं, परंतु उनकी मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न होते हैं, समरूप अंग हैं। उदाहरण के लिए तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ों के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है ना वह अलग अलग ढंग से हुई है। तितलियों के जो पंख होते हैं ना दोस्तों, तितलियों के पंख उनकी भित्तियों से निकलकर बनते हैं, भित्तियों से, समझना। और जो चमगादड़ के पंख हैं वो एक तरीके से उनके आगे की उंगलियों से बनते हैं। ये देखने में तो एक समान लग रहे हैं, परंतु उनकी अंदर की जो संरचना है वो अलग है। तो ये होते हैं समरूप अंग। तो उदाहरण से आता है कि इनमें से बिल्ली का पंजा क्या है और मनुष्य का हाथ, तो समजात अंग। और समरूप अंग में आएगा तो चमगादड़ के पंख और तितली और पक्षियों के पंख, समझ गए। चलिए, अवशेषी अंग, इनसे भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वज में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाता है और विकास के क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है। किसी किसी में लोप नहीं होता है दोस्तों, और कईयों में लोप हो जाता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जिनमें लोप नहीं होता वो ज़्यादा से ज़्यादा 2% होते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण पल्लव, हमारे जो कान के जो पिन्ना है जिनको हम कर्ण पल्लव बोलते हैं, ये पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, अब धीरे धीरे छोटे होने लगे। त्वचा के बाल अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, पहले बहुत रहा करते थे, जैसे रीछ होते थे, है ना, जो एक तरीके से देखा जाए पुराने चिंपांजी वगैरह, बंदर वगैरह कितने बाल होते थे, वैसे बाल थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे। बर्मी फार्म और एक अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का नाम सुना होगा दोस्तों, बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं 40 की उम्र पार कर जाते हैं उनसे बोलते हैं, कभी कभार नवयुवकों में भी ये समस्या आ जाती है कि यार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया। वो अपेंडिक्स दरअसल क्या होता है, एक गठान टाइप की होती है, वो अपने आप बढ़ने लगती है। उसका मुख्य कार्य था, जब हम कच्चा मांस खाते थे तो उस कच्चे मांस को पचाने का उसका कार्य था। अब चूंकि वो जो कच्चा मांस है वो हम खाते नहीं है, तो उसकी आवश्यकता हमको है नहीं, पर किसी किसी में वो अपने आप निकल जाती है तो समस्या देती है, बहुत दर्द देती है, तो इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन, है ना। तो इस प्रकार के मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। ये संख्या बहुत अच्छे से याद कर लें दोस्तों, आता है कि मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, तो 100 अंग पाए जाते हैं। ठीक, पक्षियों का विकास किससे हुआ, ये प्रश्न थोड़ा ऊपर को चला गया, लेकिन मैं बता देता हूं पक्षियों का विकास किससे हुआ है। तो पक्षियों का जो विकास है दोस्तों वह सरीसृपों से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे, तो साइनोबैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे, साइनोबैक्टीरिया। जल स्थलचर जीवों का विकास किससे हुआ है, तो मत्स्य वर्ग से। जल स्थलचर जीवों का विकास किससे हुआ, मत्स्य वर्ग से, याद रखिएगा। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ, साथ साथ स्थनीय वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से हुआ। जीवाश्म किसे कहते हैं दोस्तों, एक ये भी परिभाषा पूछ ली जाती है। अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए और भूपटल की चट्टानों पर परिरक्षित मिलते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म तो आप लोग जानते ही हैं, जीवों के अंश जो हैं, अब हड्डी हड्डी बची हैं और कुछ बचा ही नहीं है, तो वही जीवाश्म कहलाते हैं। लैमार्कवाद का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब एक एक लाइन के प्रश्न हैं दोस्तों, समझने वाली जितनी बातें थी आप लोगों ने समझ ली। 1809 उनकी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजी, क्लियर, ये पुस्तक पूछी जाती है, फिलॉसफिक जूलॉजी किसकी है, तो लैमार्क की है। लैमार्कवाद का सिद्धांत उसी में उन्होंने 1809 में प्रतिपादित किया। किस अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत कहते हैं, हाँ, किसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं, तो यही लैमार्कवाद है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों टोंटोलॉजी, क्या कहलाता है, टोंटोलॉजी, टोंटोलॉजी। डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, प्रसिद्ध पुराअवशेष महानतम अन्वेषक डार्विन। अगर इनको मैं चार्ल्स डार्विन कह दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, वही है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने बीगल नामक जहाज से संपूर्ण विश्व का एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद अपना एक सिद्धांत दिया जिसे डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं। नव डार्विनवाद क्या है, तो डार्विनवाद को आप लोग समझ लें, डार्विनवाद समझ गए तो उसी में यदि आप जीन को भी जोड़ दें, जिस जीन की चर्चा अभी अपन ने की, गुणसूत्र की चर्चा की, डीएनए की चर्चा की, उसी को जोड़ देते हैं तो वह डार्विनवाद या नव डार्विनवाद कहलाने लगता है। तो डार्विनवाद के जीनवाद के ढांचे में बदला जाना ही नव डार्विनवाद है। डार्विनवाद ने जो बात की थी उसमें जीन की बात नहीं थी, पर वो बात उसी तरीके से कर रहे थे, अनुवांशिक गुणों वाली। तो नव डार्विनवाद जो है वह जीनवाद में जब आ जाएगा तो वह नव डार्विनवाद हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हुगो डी ब्रीच के द्वारा। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है।
इसके द्वारा, ह्यूगो डी ब्रीच के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन समाप्त करते हैं। आज अपन ने डीएनए, आरएनए, जैव विकास और केंद्रक पे कुछ एक आध दो प्रश्न थे उनको किया। कल अपन मुख्यतः पादप पर आएंगे, मतलब कि पौधों पर आएंगे, मतलब कि बॉटनी पर आएंगे और बॉटनी की अच्छे से चर्चा करेंगे। बॉटनी से जितने भी प्रश्न है, क्योंकि वन रक्षक में आप समझ जाइए वन की रक्षा करना है, तो बॉटनी वाले एक तरीके से आप देखेंगे कि बॉटनी वाले जो चैप्टर है ना उसको वो जरूर उसमें डालेंगे। तो बॉटनी वाले को अपन बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, अभी उसमें पीडीएफ जाने वाली होगी। नमस्कार दोस्तों।